लोग, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं टॉपिक नंबर 2.5 और टॉपिक नंबर हम 2.6 पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 2.5 से। और ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट शायद 5 है। इसके पहले 4 वीडियोस किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो हम शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 2.5 जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। तो देखिए, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, यानी जो बिजनेसमैन थे जिन्होंने बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था। और ये एम्पायर उन्होंने इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर दूसरे देशों में खड़ा किया था, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो फूड है यानी कि जो भोजन है या फिर जो दूसरे क्रॉप्स हैं, इन क्रॉप्स को उगाने के लिए इनके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और जो ब्रिटिशर्स करते थे या फिर जो यूरोपियंस कर रहे थे, जैसा कि हमने पहले देखा, ये बड़े बड़े फार्म्स स्थापित करते थे जहाँ पर ये खेती किया करते थे। और इसी तरीके से जो फूड और क्रॉप्स जो वर्ल्ड मार्केट के लिए उगाया जाता था, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैपिटल की ज़रूरत होती, पैसों की ज़रूरत होती थी। तो यहाँ पर ये तो समझ में आता है कि जो लार्ज प्लांटेशंस थे, यानी कि जो लार्ज जो फार्म्स थे, वो तो बैंक से पैसे ले सकते थे या फिर मार्केट से उधार में पैसे उठा सकते थे। लेकिन उनके बारे में क्या, जो कि छोटे छोटे किसान थे और जो अपने गाँव में या फिर अपने घर के आसपास खेती किया करते थे। तो यहीं पर देखिए, तो जो इंडियन बैंकर्स हैं वो नज़र में आते हैं या फिर वो सामने आते हैं। तो क्या आप उन लोगों को जानते हैं? शिकारीपुरी, श्रॉफ और नट्टू कोटाई चेतियार्स। तो ये लोग जो क्या कौन थे? तो ये लोग जो थे, ये लोग बैंकर्स थे, इंडियन बैंकर्स। तो ये लोग उन कुछ खास लोगों में से थे, कुछ खास ग्रुप ऑफ बैंकर्स में थे और ट्रेडर्स में थे, जो कि एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर को फाइनेंस करते थे सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में। केवल इंडिया नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी। तो इसके लिए या तो ये अपने पैसों का यूज़ करते थे, अपने फंड्स का यूज़ करते थे, या फिर ये यूरोपियन बैंक से उधार लेते थे और उसके बाद वो इन्वेस्ट करते थे एग्रीकल्चर फार्म्स में। तो इनके पास अपना एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम भी था जिसके ज़रिए ये बहुत ही लंबी दूरी पर पैसों का ट्रांसफ़र कर सकते थे। आज नहीं बल्कि आज के 200 साल पहले उस समय में कर सकते थे। तो उस समय ये जो चीज़ थी, ये बहुत ही बड़ी बात थी कि इतने दूरी पर आप पैसों का ट्रांसफ़र कर सकें। और इसके अलावा इन्होंने अपना एक इंडिजिनस सिस्टम बना लिया था, अपना इंडिजिनस एक फॉर्म बना लिया था। जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन थे यूरोप के, उनके जैसा ही अपना एक इंडिजिनस सिस्टम बनाया था। तो इसके बाद जो इंडियन ट्रेडर्स थे और जो मनी लेंडर्स थे, जो कि कर्ज देते थे या फिर इन्वेस्ट करते थे पैसा, वो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को फॉलो करते हुए अफ्रीका तक पहुंच गए। इसके बाद जो हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स थे, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वहीं तक रुके, और ये यूरोपियन जो कॉलोनीज थी उनसे भी बाहर निकलकर उसके अलावा भी जो इलाके थे वहाँ भी ये जाकर पहुंच गए। और 1860s के बाद इन्होंने इम्पोरियाज स्थापित किए बहुत सारे पोर्ट्स पर। और ऐसा नहीं कि केवल एक कंट्री में बल्कि बहुत सारे कंट्रीज में, एक तरीके से हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, जहाँ पर ये लोकल और इम्पोर्टेड एक तरीके से बहुत ही अच्छी चीज़ें बेचा करते थे टूरिस्ट को, जो कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में घूमने आते थे। और ये टूरिस्ट की संख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि जो अब पैसेंजर वेसल्स थे, यानी जो शिप्स थे या फिर नाव थे, ये जो थे ये काफ़ी ज़्यादा सेफ थे और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थे। लोग इसमें आसानी से कहीं भी टूर करने जा सकते थे, कहीं भी घूमने जा सकते थे। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2.6, इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। यानी इंडियन ट्रेड और उसका रिलेशन कॉलोनियलिज्म के साथ और ग्लोबल सिस्टम के साथ। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो देखिए, इतिहास में आप देखिएगा, जो फाइन कॉटन है वो जो कि इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता था, इसको यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद जो ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर था वो धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगा। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशर दिया कि जो कॉटन इंपोर्ट है उसको एक तरीके से रोका जाए, उस पर पाबंदी लगा जाए, ताकि जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो सर्वाइव कर सके, उनको एक तरीके से बचाया जा सके। तो इस वजह से एक टैरिफ लगा दिए गए, क्या कहते हैं, ब्रिटेन में इंपोर्टेड गुड्स पर, यानी इंपोर्टेड जो क्लॉथ थे उनके ऊपर सीमा शुल्क लगा दिया गया। और इसके साथ ही जो इंडियन कॉटन का जो एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम, एक्सपोर्ट था या फिर इनफ्लो था ब्रिटेन में, वो एक तरीके से डिक्लाइन होना शुरू हो गया इसके साथ ही।
और जब 19 सेंचुरी की शुरुआत हुई, 19 सेंचुरी की शुरुआत से ही जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने नए ओवरसीज मार्केट को सर्च करना शुरू कर दिया अपने क्लोथ्स को बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। तो जब ब्रिटिश लोगों ने, इसको मैं आगे कर देता हूँ, ब्रिटिश लोगों ने एक तरीके से अपना मार्केट बंद कर लिया इंडियन प्रोडक्ट के लिए या फिर इंडियन क्लॉथ्स के लिए, तो जो इंडियन टेक्सटाइल थी उसको एक तरीके से बहुत ही हार्ड कंपटीशन अब देखना पड़ रहा था सभी इंटरनेशनल मार्केट में, ब्रिटेन के अलावा भी। और अगर आप फिगर पर ध्यान दें, नंबर्स पर आप अगर ध्यान दें, तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता था कॉटन टेक्सटाइल का, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका था। तो करीब 1800 में जितने भी कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट होते थे उसमें 30% हिस्सेदारी इंडिया की थी, जो कि 1815 तक आधा होकर 15% हो चुका था। और 1870 आते आते तक ये जो प्रोपोर्शन था ये ड्रॉप होकर 3% पहुंच चुका था। तो देख सकते हैं कि इंडियन जो ट्रेड था वो कितना कम हो चुका था करीब 100 सालों में, 70-80 सालों में। और तब बात है कि जब कॉटन जो टेक्सटाइल थी इसका जब एक्सपोर्ट कम हो गया, तो आखिर अब इंडिया एक्सपोर्ट करता क्या था। तो देखिए, जो इंडिया जो है वो, उसके आप एक्सपोर्ट फिगर पर या फिर जो फिगर्स हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, उस पर अगर आप ध्यान दें तो इस पर आपको एक बहुत ही अजीब चीज़ देखने को मिलेगी। तो जो एक्सपोर्ट ऑफ ये जो चीज़ें थी कॉटन टेक्सटाइल या फिर जो फिनिश्ड चीज़ें थी, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल जो बन चुका है, कपड़े जो बन चुके हैं वो एक्सपोर्ट होते थे, उनका एक तरीके से डिक्लाइन हुआ। लेकिन इसके मुकाबले जो रॉ मटेरियल थे, जो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते थे रॉ मटेरियल के रूप में, उनका जो एक्सपोर्ट था वो काफ़ी फास्ट एक तरीके से इंक्रीज हुआ। तो 1812 और 1871 के बीच में आप देखेंगे तो जो रॉ कॉटन का जो एक्सपोर्ट था वो 5% से बढ़कर 35% हो गया था। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट का 5% से बढ़कर 35% हो गया था। इसके अलावा इंडिगो का भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था, जिनको कि क्लॉथ को डाई करने के लिए यूज़ किया जाता था। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट था इंडिया की ओर से, जो कि दूसरे देशों में किया जाता था। और इसको भी काफ़ी ज़्यादा डिकेड्स तक एक्सपोर्ट एक तरीके से किया गया था इंडिया से। और पिछले साल जैसा कि आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, तो ओपियम जो है, ओपियम यानी कि अफीम, इसको एक तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता था चाइना में। और 1820s के बाद ये एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ गई और काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट इसका होने लगा। और ये एक इंडिया का एक तरीके से सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट था, जो कि चाइना को या फिर दूसरी जगहों पर किया जाता था। तो देखिए, अफीम पर भी ब्रिटेन ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। और ब्रिटेन जो था वो अफीम को इंडिया में उगाता था और उसे चाइना में एक्सपोर्ट कर देता था, चाइना को। और वहाँ से जो पैसा वो बनाता था इस एक्सपोर्ट से, वहाँ से इस पैसे का यूज़ करते हुए वहाँ से टी और दूसरे इंपोर्ट्स को यूज़ करने के लिए इस पैसे का यूज़ किया जाता था, जिनको कि इंडिया में यूज़ किया जाता था ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा या फिर नॉर्मल पब्लिक के लिए भी। और 19th सेंचुरी के दौरान जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर थे वो इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आ गए और काफ़ी ज़्यादा सारे प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट के लिए अवेलेबल उन्होंने करा दिया। जो फूड ग्रेन्स थे और जो रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट जो थे इंडिया से ब्रिटेन के लिए होते थे और दूसरे देशों के लिए भी, वो एक तरीके से बढ़ गए। लेकिन जो ब्रिटिश एक्सपोर्ट का जो वैल्यू था इंडिया के लिए, यानी जो ब्रिटिश सामान इंडिया में आता था उसकी जो कीमत थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, जो कि आपको इंडिया से ब्रिटेन के लिए जाता था। यानी जो हम भेजते थे सामान उसके मुकाबले ब्रिटेन से जो ज़्यादा आता था इंडिया में, उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन है उसके पास हमेशा ट्रेड सरप्लस होता था। तो ट्रेड सरप्लस आप पढ़ेंगे इकोनॉमी में, इकोनॉमी का वर्ड है। इसके दौरान अगर कोई पक्ष, कोई फॉर एग्जांपल ब्रिटेन और इंडिया की ट्रेड की हम बात करें, तो मैं अगर 100 रुपये का सामान भेजता हूँ ब्रिटेन को और ब्रिटेन मुझे भेज रहा है कितने का, 150 रुपये का, तो ब्रिटेन के पास ट्रेड सरप्लस है, उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, मुझसे 50 रुपये उसके पास ज़्यादा होंगे, तो इसी को हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं। और ब्रिटेन के पास हमेशा से ऐसा ही रहा है। और इस ट्रेड सरप्लस को ब्रिटेन यूज़ किया करता था, जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ उसका ट्रेड एक तरीके से डेफिसिट था, जहाँ पर उसके पास
पैसे कम होते थे वो उसको एक तरीके से भरपाई करने के लिए यूज किया करता था। ट्रेड डेफिसिट इसका बिल्कुल उल्टा हो गया कि अगर मैं उसे 150 का सामान इंपोर्ट कर रहा हूं तो वो मुझे 150 रुपए दे रहा है, लेकिन जब मैं उससे सामान खरीद रहा हूं तो मैं उसे 100 रुपए ही दे रहा हूं। तो एक तरीके से मेरे पास अब 50 रुपए ज्यादा हो गए और उसके पास क्या हो गया, उसके पास ट्रेड डेफिसिट हो गया। तो इसी तरीके से किसी और कंट्री के साथ अगर ब्रिटेन का ट्रेड डेफिसिट था तो उसको बैलेंस करने के लिए इंडिया के साथ जो ट्रेड सरप्लस था उसको यूज करता था ब्रिटेन। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये एक तरीके का मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम था जो कि एक कंट्री को अलाउ करता है, ब्रिटेन को अलाउ करता था कि वो एक कंट्री के ट्रेड डेफिसिट को दूसरे कंट्री के साथ सेटल कर सके, जिसमें कि वो इंडिया को यूज करता था। और ब्रिटेन के जो उसके डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए जो हेल्प करता था इंडिया, तो इंडिया ने एक तरीके से बहुत ही क्रूशियल रोल अदा किया है लेट 19th सेंचुरी में वर्ल्ड इकोनॉमी में, जिसने वर्ल्ड इकोनॉमी को काफ़ी रफ्तार दी और काफ़ी ज़्यादा उसको योगदान दिया है। तो देखिए जो ब्रिटेन का ट्रेड सरप्लस था इंडिया के साथ, वो उसको यूज़ किया जाता था होम चार्जेस को अदा करने के लिए। यानी होम चार्जेस क्या हो गया, तो देखिए जो ट्रेड सरप्लस में जो पैसे ब्रिटेन के पास बच जाते थे उन पैसों का यूज़ करके जो ब्रिटेन है वो प्राइवेट रेमिटेंसेस का भुगतान करता था। इसका मतलब हो गया कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हो गए या फिर ट्रेडर्स हो गए इनको भुगतान करने का, इसके अलावा जो उसने लोन लिए हैं लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, और इसके अलावा जो इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट है उसको पेमेंट करने के लिए, या फिर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंडिया में काम कर चुके हैं उनके पेंशन को पेमेंट करने के लिए इस ट्रेड सरप्लस का यूज होता था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया का योगदान था वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3, द इंटर वार इकोनॉमी। तो इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।